जरा एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स में जितना भी सारा ऑब्जेक्ट है, एवरी ऑब्जेक्ट, हर कोई ऑब्जेक्ट छोटा हो या बड़ा हो, ठीक है। तो एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर ऑब्जेक्ट विथ अ फोर्स। तो क्या है, एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स वो क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है एवरी अदर ऑब्जेक्ट को। जिस फोर्स से अट्रैक्ट कर रहा है उसी फोर्स को ग्रेविटी बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। यदि मान लीजिए कोई दो ऑब्जेक्ट है, उसके बीच छोटा सा मास है, स्मॉल मास है, तो उसकी ग्रेविटेशनल फोर्स भी क्या होगी, स्मॉल होगी, इसलिए वो एक दूसरे की ओर खिंचाते हुए नहीं दिखता है। यदि दो बॉडीज है, दो ऑब्जेक्ट है, उसके मास ग्रेटर है तो ग्रेविटेशनल फोर्स भी क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली बड़ा होगा। तो इसी को जानने के लिए क्या है, एक लॉ है जिसे बोलते हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। क्या है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। क्या है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो देखिए यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है। तो देखिए, एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर ऑब्जेक्ट विथ अ फोर्स which is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of their distance between them। कहने का मतलब क्या है, इसे हम लोग जानेंगे। तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या बताता है, तो देखिए वो बताता है एवरी बॉडी, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बता रहा है एवरी बॉडी इन द यूनिवर्स, एवरी बॉडी इन द यूनिवर्स यूनिवर्स में जितना भी सारा ऑब्जेक्ट है, जितना भी सारा बॉडी है, ठीक है, वो क्या कर रहा है, अट्रैक्ट एवरी अदर बॉडी विथ अ फोर्स, विथ अ फोर्स, जिस फोर्स से which is directly proportional, which is directly proportional to the product of their masses। Number 2, and inversely proportional, अभी डायग्राम के थ्रू देखेंगे, and inversely proportional to the square, inversely proportional to the square of their distance between them। देखिए, अब इसे हम लोग थोड़ा डायग्राम के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए कोई एक दो ऑब्जेक्ट है, दो बॉडी है, इसके बीच का डिस्टेंस को r ले लें। Two bodies A and B having masses m1 and m2, which is situated at a distance, distance between them, the distance r in between them। कहने का मतलब यह है कि यूनिवर्स में सपोज किए कोई दो ऑब्जेक्ट है ए जिसकी मास m1, एक ऑब्जेक्ट बी है जिसकी मास m2 है, और वो दोनों क्या है, एक दूसरे से r डिस्टेंस पे सिचुएटेड है। देन अकॉर्डिंग टू द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है, क्या है,
एवरी बॉडी इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर बॉडीज विथ अ फोर्स, मतलब F जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, ये दो ऑब्जेक्ट जो यूनिवर्स में है उसकी मास के प्रोडक्ट का, मतलब m1 इंटू m2, और इन्वर्सली है ये किसका इन्वर्स है, दोनों के बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर का, डिस्टेंस को r लिए हैं उसके स्क्वायर का। तो यहाँ पर r क्या है, r इज द डिस्टेंस बिटवीन टू बॉडी। यहाँ पे r क्या है, डिस्टेंस है, किसके बीच का डिस्टेंस है, दो बॉडी के बीच के डिस्टेंस, दो बॉडी के बीच का डिस्टेंस है यहाँ पे। तो देखिए ज़रा इसको हम लोग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से क्या लिख सकते हैं, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से क्या लिख सकते हैं, तो देखिए F जो है फ्रॉम, यहाँ पे लिखे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो F जो है देखिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल m1 m2 इंटू 1/r की स्क्वायर। ठीक है, दोनों को हम कंबाइन कर दिए हैं। चलिए इसे हम लोग अब थोड़ा से ऊपर लिखते हैं, क्या है ये, तो देखिए ज़रा इस ऊपर में लिखने की कोशिश करते हैं। F जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, देखिए ध्यान से, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल m1 m2/r की स्क्वायर। देखिए ध्यान से, ये जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द प्रोडक्ट ऑफ दियर डिस्टेंस बिटवीन देम, दो ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस r है तो r की स्क्वायर का इन्वर्स हो गया। और जो दोनों ऑब्जेक्ट है जो यूनिवर्स में रखा हुआ है, जो a नाम का और एक b नाम का, a की मास m1 है, b की मास m2 है, तो वो दोनों के मास के प्रोडक्ट का डायरेक्टली है, जैसा कि यहाँ पे लिखें। और दूसरा क्या है, दोनों के बीच का डिस्टेंस को हम यहाँ पे r लिए हैं, आप d ले सकते हैं। तो ये जो r है, r का इन्वर्स है, मतलब डिस्टेंस का स्क्वायर जो है वो इन्वर्स हो जाएगा किसके, फोर्स के। डिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा तो फोर्स भी क्या लगेगा, डिस्टेंस यदि मान लीजिए 2 मीटर लग रहा था, 2 की स्क्वायर, फोर्स क्या हो जाएगा, कम फोर्स लगेगा। तो देखिए F जो है, अब डायरेक्टली के जगह पे हम लोग क्या ले लें, कैपिटल G ले लेते हैं, m1 m2/r की स्क्वायर। अब यहाँ पर G क्या है, G इज अ कांस्टेंट, G क्या है, तो G हमारा एक कांस्टेंट है जिसे क्या बोलते हैं, विच इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। क्या बोलते हैं इसे, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोलते हैं। तो देखिए यही था यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। देखिए अभी यहाँ से क्या क्या हम लोग करने वाले हैं। तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या कहता है, यही कहता है कि दो ऑब्जेक्ट किसी भी यूनिवर्स में रखा गया है और वो दोनों की मास सपोज m1 और m2 ले लिए, तो जो भी फोर्स लगेगा वो दोनों ऑब्जेक्ट के बीच का जो भी फोर्स लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा वो दोनों ऑब्जेक्ट के प्रोडक्ट का, और दोनों के ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस जो भी है उसका क्या है, इन्वर्स होगा। और यहाँ पर कैपिटल G को क्या बोलते हैं, यहाँ पे कैपिटल G को बोला जाता है कांस्टेंट। कौन सा कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। बाद में इसे ही बोलेंगे हम लोग यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्यों बोलेंगे, क्योंकि इसकी जो वैल्यू है वो क्या है, ऑलवेज इन द यूनिवर्स कांस्टेंट रहता है, फिक्स्ड रहता है, और वो होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। देखिए ज़रा इसे क्या है, अब इसे ही हम लोग कर रहे हैं। अब यहाँ पर G बाद में इसे ग्रेविटेशनल यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल बोलेंगे हम लोग। अब ध्यान से देखिए यहाँ पर ज़रा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम लोग करते हैं। तो F इंटू आर की स्क्वायर इक्वल टू G इंटू m1 इंटू m2। ठीक है, चलिए तो हम लोग F यहाँ से देखिए, अब यहाँ से G को क्या लिख सकते हैं, F इंटू आर की स्क्वायर बाई m1 इंटू m2 लिख सकते हैं। चलिए हाँ सर लिख सकते हैं, ये कुछ नहीं किए हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिए हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए ज़रा, अब हमें चाहिए ये जो G है उसकी यूनिट।
यूनिट ऑफ जी। तो यूनिट ऑफ जी क्या होता है? फोर्स की न्यूटन, डिस्टेंस जो है आर क्या है यहाँ पे, आर डिस्टेंस है, और डिस्टेंस का क्या होता है, मीटर स्क्वायर। मास का हो गया केजी, फिर यहाँ से केजी, तो हो गया न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई केजी की स्क्वायर। ठीक है, क्या हो गया, न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई केजी की स्क्वायर, या इसे लिख सकते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी का स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये हो गया जी की यूनिट। क्या हो गया, ये जी की यूनिट। और यदि आपको जी की वैल्यू याद रखना है, कैपिटल जी, तो कैपिटल जी का जो वैल्यू होता है, देखिए यहाँ पर जो कैपिटल जी है वो होता है 6.67 इंटू 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। 6.67 इंटू 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ये है क्या है, ये कैपिटल जी की वैल्यू। और इसे ही बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो इसे यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्यों बोलते हैं? तो इसे यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इसलिए बोला जाता है क्योंकि क्या है ये, बिकॉज इट्स वैल्यू इज ऑलवेज कांस्टेंट, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या हमेशा कांस्टेंट है इन द यूनिवर्स एवरीवेयर, क्योंकि उसका जो वैल्यू हमेशा कांस्टेंट होता है, फिक्स्ड होता है, चेंज नहीं होता है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। उसकी वैल्यू क्या होता है, 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तो देखिए अब यहाँ पे, अब यहाँ पर क्या है यहाँ से देखिएगा, यदि हम दो ऑब्जेक्ट के बीच के डिस्टेंस को डबल कर दें तो उसमें क्या लगेगा, फोर्स पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, फोर्स में क्या इफेक्ट पड़ेगा, इसे हम लोग देखेंगे अभी। तो चलिए देखते हैं, इसे बने रहिए बच्चों। देखिए जैसा कि जान चुके हैं हम लोग, F इक्वल टू क्या होता है, Gm1 m2 बाई आर स्क्वायर, और कैपिटल जी की वैल्यू भी हमें पता चल चुका है 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। और कैपिटल जी को क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। क्यों बोलते हैं, क्योंकि उसकी वैल्यू जो है एवरीवेयर, हर जगह में फिक्स होता है, इसलिए उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कैपिटल जी को बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखेंगे। क्या देखेंगे, F जो है वो इन्वर्सली होता है किसके, स्क्वायर ऑफ दियर डिस्टेंस, स्क्वायर ऑफ दियर डिस्टेंस का इन्वर्स होता है, और ये जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, टू द प्रोडक्ट ऑफ दियर मास। मतलब दोनों ऑब्जेक्ट जो रखा गया है, कहीं भी रखा यूनिवर्स में, जिसकी मास m1 और m2 है। तो देखिए जरा, अब मान लीजिए, अब इफ क्या करना है, द डिस्टेंस को डबल कर देते हैं, द डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट या बॉडी इज डबल्ड, देन ग्रेविटेशनल फोर्स इक्वल टू व्हाट। तो देखिए जैसा कि पता है, ये जो डिस्टेंस है दो ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस, उसे हम लोग डबल कर देते हैं, तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या हो जाएगा, 1/2 की स्क्वायर, मतलब कितना हो गया, 1/4 टाइम्स। ये हो गया ग्रेविटेशनल फोर्स, ये ग्रेविटेशनल फोर्स। अच्छा, अब क्या है, अब जो डिस्टेंस को क्या कर दिए, 1/3 कर दिए, डिस्टेंस को क्या कर दिए, 1/3। ये जो डिस्टेंस है उसे क्या कर दिए, 1/3 कर दिए। तो उस कंडीशन में ग्रेविटेशनल फोर्स कितना हो जाएगा, 1/1/3 की स्क्वायर, क्या हो गया, 1/1/9, क्या हो गया, 9 इंटू 1/1, मतलब कितना हो जाएगा, 9 टाइम्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स कितना हो जाएगा, 9 टाइम्स। क्यों हो जाएगा, इस रिलेशन से। ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो क्या है, इन्वर्सली है किसके,
स्क्वायर ऑफ दियर डिस्टेंस बिटवीन देम, दो ऑब्जेक्ट के बीच का जो स्क्वायर है उसका इन्वर्स है, उसका इन्वर्स है स्क्वायर। यदि डिस्टेंस को 1/3 कर दिया जाए तो 1/3 के होल स्क्वायर 1/9, 9 ऊपर शिफ्ट हो गया मतलब 9 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब कुछ क्वेश्चन देखते हैं। मान लीजिए कोई यहाँ पे दो बॉल है, मान लीजिए ये बॉल है, एक बॉल ए है, इसकी मास m1 है। ठीक है, इसे ले लेते हैं 1 kg। दूसरी बॉल है बी जिसकी मास ये भी 1 kg और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उसे ले लेते हैं 1 मीटर। दो ऑब्जेक्ट है ए और बी, एक की मास क्या है m1 1 kg है, m2 भी 1 kg है और दोनों के बीच के डिस्टेंस को ले लेते हैं सपोज करके 1 मीटर है। तो उस कंडीशन में ग्रेविटेशनल फोर्स कितना हो जाएगा, F = G m1 m2 बाई r की स्क्वायर। जी कितना है 6.67 इंटू 10 की पावर -11, 1 kg डिवाइडेड बाई 1 मीटर की स्क्वायर। तो 1 की स्क्वायर क्या होता है, 1 ही होता है। ये चला गया, कितना बच गया 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन। इसी फोर्स के साथ में ये जो ऑब्जेक्ट है एक दूसरे की ओर खींच रहा है, यही है ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द टू ऑब्जेक्ट, ये दोनों के बीच इसी फोर्स के साथ में वो ऑब्जेक्ट खिंचा रहा है एक दूसरे से। इसका मतलब ये है। ठीक है, चलिए अब हम लोग और भी देखते हैं, कुछ कैलकुलेट करना सीखते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है। ठीक है, चलिए देखिएगा ज़रा, चलिए देखिए अब हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, कैलकुलेट करते हैं फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। क्या कैलकुलेट करते हैं फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, तो थोड़ा सा लिख दे, कैलकुलेट करते हैं फोर्स ऑफ क्या कैलकुलेट करते हैं फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। तो हम लोग फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन को कैलकुलेट करेंगे। तो सपोज कीजिए देखिए फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन किसके थ्रू, मान लीजिए कोई अर्थ जो है किसी भी ऑब्जेक्ट क्या कर रही है, अट्रैक्ट कर रही है अपनी ओर। ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट है जो अर्थ पे रखा गया है जिसकी मास दिया गया, सपोज कीजिए मास ऑफ अर्थ 6 × 10 की पावर 24 kg। अब रेडियस दिया है, रेडियस ऑफ अर्थ 6.4 × 10 की पावर 3 किलोमीटर। ठीक है, देखिए मास ऑफ अर्थ कोई ऑब्जेक्ट है, वो क्या है अर्थ पे रखा गया है, अर्थ पे लाइंग है। तो उस कंडीशन में मान लीजिए मास ऑफ अर्थ 6 × 10 की पावर 24, रेडियस ऑफ द अर्थ 6.4 × 10 की पावर 3। और मान लीजिए दूसरा ऑब्जेक्ट ले लेते हैं मास ऑफ बॉल, इसे ले लेते हैं 1 kg। तो बॉल जो है वो क्या अर्थ में पड़ा हुआ है, अर्थ में रखा हुआ है, और बॉल इज लाइंग ऑन द अर्थ। ठीक है, एंड विच इज 1 kg। मास ऑफ बॉल इज गिवन 1 kg। 1 kg मास ऑफ बॉल इज लाइंग ऑन द अर्थ। देन फाइंड या कैलकुलेट द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है, ड्यू टू अर्थ ऑन द बॉल। अब ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है बॉल पे, ठीक है, वो कितना लग रहा है उसे फाइंड करना है। सपोज मास ऑफ अर्थ कितना है 6 × 10 की पावर 24 kg एंड रेडियस ऑफ अर्थ 6.4 × 10 की पावर 3 किलोमीटर। तो देखिए ज़रा अब इसे हम लोग कैसे फाइंड करते हैं। जैसा कि पता है हमें F = G मास ऑफ अर्थ मास ऑफ बॉल, G m1 m2 बाई r स्क्वायर, मतलब रेडियस ऑफ अर्थ की स्क्वायर। आर का मतलब रेडियस ऑफ अर्थ, आर का मतलब क्या हुआ रेडियस ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ, आर का मतलब रेडियस ऑफ अर्थ। ये हो गया मास ऑफ अर्थ, ये मास ऑफ बॉल। तो इसके बीच क्या बोला जाए, अर्थ जो उस बॉल को खींच रहा है अपनी ओर, जिस ग्रेविटेशनल फोर्स से खींच रहा है वो कितना था, तो उसे हम लोग फाइंड करेंगे। तो देखिए जी की वैल्यू 6.67 × 10 की पावर -11, मास ऑफ अर्थ लिख लीजिए 6 × 10 की पावर 24, मास ऑफ बॉल 1 kg डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ अर्थ। इसे हम लोग चेंज करते हैं 6.4 10 की पावर 3 किलोमीटर था, मीटर में चेंज कर दिए, 1000 से मल्टीप्लाई कर दिए, मीटर में हो गया 6.4 × 10 की पावर 6 मीटर।
6.4 10⁻6 मीटर की स्क्वायर। ठीक है, जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 9.8 न्यूटन। मतलब अर्थ जो है उस बॉल को 9.8 न्यूटन फोर्स से खींचेगा, ये अट्रैक्ट करेगा अर्थ। कितने से? 9.8 न्यूटन की फोर्स से। अट्रैक्ट विथ अ फोर्स ऑफ 9.8 न्यूटन। तो इस 9.8 न्यूटन्स के साथ में वो क्या करेगा, अर्थ उस बॉल को अट्रैक्ट करेगा अपनी ओर। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, अब ये यूज क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स की। तो वही ग्रेविटेशनल फोर्स है जो सोलर सिस्टम को क्या करके रखता है, सोलर सिस्टम को जकड़ के रखता है, होल्ड करके रखता है। मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स यूजेज होल्ड्स द सोलर सिस्टम। नंबर 1। नंबर 2, यही ग्रेविटेशनल फोर्स है जो क्या करता है, सोलर सिस्टम को जकड़ के रखता है, पकड़ के रखता है। दूसरा, अर्थ जो होता है वो मूव करता है, अर्थ मूव्स अराउंड द सन। अर्थ क्या होता है, सन के चारों ओर मूव करता रहता है। किस कारण? ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ही। ठीक है, तो हम लोग इतना जान चुके। अब हम लोग जानेंगे न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, एंड ग्रेविटेशन। तो न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या है, एवरी बॉडी। ठीक है, जैसा कि देखिए, जरा ध्यान से देखिएगा, एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो बोला जाता है क्या, कोई भी दो ऑब्जेक्ट है, यदि वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा है, एक बॉल दूसरे को कर रहा है, तो दूसरा बॉल भी क्या करेगा, उस पहले वाले बॉल को अट्रैक्ट करेगा, जैसा कि न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन में। ठीक है, तो इसमें है क्या, देखिए, हर कोई ऑब्जेक्ट क्या करता है, एक दूसरे को एक फोर्स लगाता है, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स से अट्रैक्ट करता है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आता है एक। क्या इंटरेस्टिंग आता है, देखिए, जैसा कि न्यूटन्स बताए हैं, मान लीजिए कोई दो ऑब्जेक्ट है, तो एक दूसरे को जिस फोर्स से खींच रहा है, तो वो अदर ऑब्जेक्ट भी है, उस पहले ऑब्जेक्ट को क्या करेगा, पहले बॉडी को अपोजिट एंड इक्वल फोर्स से खींचेगा, जैसा कि न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन में है। तो यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, कोई स्टोन है, उसे हम क्या किए, वर्टिकली अपवर्ड फेंक दिए, तो वो नीचे गिरता हुआ आएगा। ठीक है, कहाँ पे आएगा, अर्थ की ओर। तो उसे हम लोग देख पाते हैं कि बॉल तो गिर रहा है, ऊपर से नीचे आ रहा है। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग अर्थ जो है, अर्थ को भी तो ऊपर जाना चाहिए था, तो अर्थ ऊपर क्यों नहीं जाता है, ऊपर हम लोग जाते हुए नहीं देख पाते हैं, ऐसा क्यों? देखिए, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन जो था वही बताए थे, क्या बताए थे, क्या बोले थे कि एक ऑब्जेक्ट है जो क्या करता है, दूसरे ऑब्जेक्ट क्या करता है, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स से क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। ठीक है, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाता है। तो देखिए यहाँ पर एक रिलेशन था, जैसा कि हमें पता F इक्वल टू क्या हो गया, M इंटू ए। चलिए हम ये क्वेश्चन बताते हैं आप लोगों को, देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। देखिए, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन एंड ग्रेविटेशन। तो न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या है, एवरी एक्शन टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। देखिए, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, जैसा कि ये क्या है, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन है। तो देखिए, जैसा कि हम बोले, मान लीजिए स्टोन है, उसी को वर्टिकली अपोजिट हम लोग फेंक देते हैं, तो स्टोन क्या हो जाएगा, स्टोन फॉल करेगा वर्टिकली डाउनवर्ड्स। तो स्टोन तो फॉल कर रहा है, उसे हम लोग देख पा रहे हैं कि स्टोन गिर रहा है। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, स्टोन भी क्या करेगा,
अर्थ को क्या करेगा, अर्थ को अपनी ओर खींचेगा, अट्रैक्ट करेगा टुवर्ड्स। लेकिन फिर भी क्या होता है, अर्थ को तो हम लोग स्टोन की ओर खींचते हुए नहीं देख पाते हैं, ऐसा क्यों, ये क्वेश्चन है। तो देखिए ये क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि जैसा कि हमें पता है F इक्वल टू क्या है, m इंटू ए, तो देयर फॉर A इक्वल टू क्या हो गया, F बाई एम। ये बोल सकते हैं, यस बोल सकते हैं, मतलब 1 बाई एम इन्वर्स हो गया एक्सेलरेशन का। यदि मास जाता है, मास ज़्यादा है तो एक्सेलरेशन क्या होगा, कम होगा। एक्सेलरेशन क्या है, एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम के साथ में वेलोसिटी चेंज करता है, उसे ही एक्सेलरेशन बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या है, मास जो है, ये जो मास है वो क्या है, इन्वर्स है, किसके इन्वर्स है, एक्सेलरेशन के। मास ज़्यादा होगा तो एक्सेलरेशन कम होगा, मतलब मूवमेंट कम होगा, मतलब वेलोसिटी जो चेंज होगा वो कम होगा। तो देखिए अब यहाँ पे देखिएगा, जैसे स्टोन है, मान लीजिए स्टोन है, तो स्टोन की मास है, वो मास क्या होता है, लेस होता है कंपैरेटिवली किसके, मास ऑफ अर्थ। तो मास ऑफ स्टोन इज लेस देन मास ऑफ अर्थ, यस। अब यहाँ से देखिएगा, सपोज कीजिए स्टोन जो है उसकी मास लेस है, तो जब मास लेस है, मास ऑफ स्टोन इज लेस, मास लेस है, देन एक्सेलरेशन क्या होगा, देन द एक्सेलरेशन, ये जो एक्सेलरेशन है वो क्या हो जाएगा, मैक्सिमम होगा, ज़्यादा होगा। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन ये था मास, इसका मतलब एक्सेलरेशन ज़्यादा है, इसलिए क्या होता है, स्टोन जो स्टोन है वो क्या करता है, फॉल्स डाउनवर्ड। अब वो स्टोन गिरता हुआ नीचे डाउनवर्ड गिरता है, देन सो वी कैन सी द स्टोन इज फॉलिंग डाउनवर्ड्स। बट लेकिन यहाँ पर मास जो है, मास ऑफ अर्थ क्या है, ज़्यादा है, मैक्सिमम है, ग्रेटर है। सो उस कंडीशन में जब मास ज़्यादा है तो एक्सेलरेशन क्या, देन सो ए का मतलब एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन लेस होगा। जब एक्सेलरेशन लेस होगा देन सो वी कैन नॉट, इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, देन सो वी कैन नॉट सी द स्टोन मूविंग टुवर्ड्स द, देन सो we cannot see the earth moving towards the stone। इसीलिए क्या है कि अर्थ जो है वो ऊपर उठता हुआ नहीं दिख पाता, क्यों, क्योंकि अर्थ की मास ज़्यादा। जब अर्थ की मास ज़्यादा, एक्सेलरेशन कम, मूवमेंट कम, वेलोसिटी कम चेंज करेगा, इसलिए स्टोन क्या हो जाएगा, ऊपर उठता हुआ नहीं दिख पाता है। यही ये क्वेश्चन था। चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक जो करने वाले हैं वो फ्री फॉल करेंगे, नेक्स्ट क्लास में करेंगे। हेलो बच्चों, देखिए जो हम लोग क्लास 9th में जो ग्रेविटेशन स्टार्ट किए थे, उसी में हम लोग और कुछ टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है, जिसे हम लोग बोलते हैं फ्री फॉल। क्या बोलते हैं, फ्री फॉल। जैसा कि आप मान लीजिए लिफ्ट में, सपोज कीजिए कि लिफ्ट में कोई चढ़ा, लिफ्ट टूट जाए, तो वो क्या होता है, उसे ही बोलते हैं फ्री फॉल, ठीक है। छत पे गए हैं, कूद गए, तो उस कंडीशन में जो भी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड होता है उस बॉडी के थ्रू, जो उस बॉडी में जो भी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड होता है वो मास पे डिपेंड नहीं करता, फ्री हो जाता है, एकदम फ्रीली फॉलिंग ऊपर से नीचे गिरता है, मास पे वो डिपेंड नहीं करता है। और यदि किसी भी ऑब्जेक्ट को अर्थ जो है वो क्या करता है, अट्रैक्ट करता है अपनी ओर जिस फोर्स के साथ में, उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, उसे ही बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो यहाँ पे हम लोग किसके बारे में लिखेंगे, फ्री फॉल, कि फ्री फॉल होता क्या है, क्या है फ्री फॉल क्या होता है। उसके बाद जानेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है। फिर उसके बाद हम लोग डेरिवेशन करेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का, कैसे फाइंड करते हैं। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को स्मॉल जी से डिनोट करते हैं, उसे फाइंड करने की फार्मूला होता है स्मॉल जी इक्वल टू जी एम बाई आर स्क्वायर। जी क्या, कैपिटल जी।
तो देखिए ज़रा फ्री फॉल क्या है। द फॉलिंग ऑफ ए बॉडी, द फॉलिंग ऑफ अ बॉडी कहाँ से, फ्रॉम अ हाइट, कहाँ से, तो हाइट से। तो ऐसे लिखते हैं द फॉलिंग, आप लोगों को समझ में आ रहा है ना, द फॉलिंग ऑफ ए बॉडी, द फॉलिंग ऑफ ए बॉडी फ्रॉम अ हाइट, कहाँ, किधर, टुवर्ड्स द अर्थ, लेकिन कैसे, अंडर ग्रेविटेशनल फोर्स, कैसे, तो अंडर ग्रेविटेशनल फोर्स, किसका ग्रेविटेशनल फोर्स, अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स। तो उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, फ्री फॉल। मतलब फॉलिंग बॉडी, कोई बॉडी जो फॉल कर रहा है, हाइट से गिर रहा है, किधर गिर रहा है, अर्थ की ओर, किसके कारण, ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ। तो वो क्या कहलाता है, उसे फ्री फॉल कहलाता है। और इस कंडीशन में जो भी एक्सेलेरेशन प्रोड्यूस्ड होता है उस ऑब्जेक्ट पे, उस बॉडी पे, वो मास पे डिपेंड नहीं करता है, छोटा रहे बड़ा रहे। जैसे कॉइन को गिरा दे और एक पंख को गिरा दे, फेदर्स को, ठीक है, दोनों कहाँ गिरेगा, किसी भी सर्टेन हाइट से नीचे की ओर गिरेगा। अब कौन पहले गिरता है कौन बाद में गिरता है ये मैटर नहीं करता, इसके बारे में बात नहीं की हम। मतलब फॉलिंग ऑफ ए बॉडी फ्रॉम अ हाइट टुवर्ड्स द अर्थ, टुवर्ड्स द अर्थ, लेकिन कैसे, बाय द अट्रैक्शन ऑफ, या बाय द फोर्स एग्जर्ट, किसके थ्रू, अर्थ सरफेस के थ्रू। तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं फ्री फॉल, फ्री। और ये मास पे डिपेंड नहीं करता, इट डजंट डिपेंड्स ऑन द मास ऑफ ऑब्जेक्ट या बॉडी पे डिपेंड नहीं करता है। फ्री फॉल जब भी होगा, छत से गिर रहे हैं, किसी भी सर्टेन हाइट से गिर रहे हैं, तो उस कंडीशन में मास पे वो डिपेंड नहीं करेगा। तो इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं फ्री फॉल। तो चलिए यहाँ पे एक सेंटेंस लिख ले कि जो भी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड होगा, जो भी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड होगा, किस में, प्रोड्यूस्ड इन फ्रीली फॉलिंग बॉडी, फ्रीली फॉलिंग बॉडी, वो किस पे डिपेंड, डजंट डिपेंड, डजंट डिपेंड ऑन इट्स मास, किस पे, तो मास पे, मास पे डिपेंड नहीं करता है वो। फ्रीली फॉलिंग जो ऑब्जेक्ट है, फ्री फॉलिंग बॉडी जो मास पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। चलिए, जो भी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड होता है किसी भी फ्रीली फॉलिंग बॉडी, वो मास पे डिपेंड नहीं करता है। तो अब हम लोग दूसरा देखेंगे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता क्या है। चलिए, दूसरा क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू, ये शॉर्ट में लिखें, एक्सेलरेशन, ERATION, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो देखिए, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता क्या है, ठीक है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो जो भी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड होता है, द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड, जो भी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड होता है, किस में, द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड, द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड, ठीक है। देखिए जरा, किसके बारे में बात कर रहे हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसे कैसे लिखते हैं, स्मॉल जी से लिखते हैं, कैपिटल जी से क्या लिखते हैं, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो देखिए, एक्सेलरेशन, जो भी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड हो रहा है किसके थ्रू, फ्रीली फॉलिंग बॉडी, एक्सेलरेशन जो भी प्रोड्यूस्ड हो रहा है किसके थ्रू, फ्रीली फॉलिंग बॉडी, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी, देखिए, जो भी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड हो रहा है कैसे, फ्रीली फॉलिंग बॉडी, किस कारण से, ड्यू टू ग्रेविटेशनल, ड्यू टू
किसके थ्रू? ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ। ग्रेविटेशनल, देखिए जो भी एक्सेशन प्रोड्यूस्ड हो रहा है बाय अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ क्या कर रहा है, किसी भी ऑब्जेक्ट को फॉल करा रहा है अपनी ओर, ठीक है, तो उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ, उसे क्या बोलते हैं? एक्सेशन ड्यू टू ग्रेविटी। कैसे डिनोट करते हैं? जी से। ऐसा यूनिट क्या है? तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। अब हम लोग कैसे एक्सेशन ड्यू टू ग्रेविटी को फाइंड करते हैं, उसकी फार्मूला क्या है? तो देखिए ज़रा, उसे भी हम लोग देखते हैं क्या है। तो चलिए बने रहिए। एक्सेशन ड्यू टू ग्रेविटी को कैसे फाइंड करना होता है, क्या फार्मूला है? देखिए, रिलेशन, किसके बीच में रिलेशन? रिलेशन बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी के बीच क्या रिलेशन है? जैसे कि बता दें फार्मूला G इक्वल टू जी एम बाई आर स्क्वायर, यही होता है। तो देखिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं F इक्वल टू एम इंटू जी, मास इंटू एक्सेशन ड्यू टू ग्रेविटी। यदि कोई भी ऑब्जेक्ट सैटेलाइट है जिसकी मास m है, ठीक है, और उस पर एक्सेशन ड्यू टू ग्रेविटी g लग रहा है और उसके बीच का रेडियस क्या है? कैपिटल R। तो हम क्या लिख सकते हैं? F इक्वल टू एम इंटू जी। अब देखिए यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं F इक्वल टू जी स्मॉल कैपिटल M स्मॉल m बाई आर स्क्वायर। इसे हम लोग पढ़ चुके थे, किस में पढ़े थे? न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, इसमें हम लोग पढ़ चुके थे। क्या पढ़े थे? न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लॉ जो अट्रैक्ट करता है किसी भी दो ऑब्जेक्ट को। जैसा कि उसने बताया था कि यूनिवर्स में जितना सारा ऑब्जेक्ट है वो अट्रैक्ट कर रहा है एक दूसरे को विथ फोर्स, एंड उसी फोर्स को ग्रेविटेशनल फोर्स बोल रहे थे हम लोग। तो उसमें क्या था? स्मॉल एन कैपिटल M बाई आर स्क्वायर। आर क्या था? दोनों के बीच का डिस्टेंस जहाँ पे वो सिचुएटेड था, प्लेस्ड था। अब ये दोनों से क्या रिलेशन आएगा? तो इस दोनों के रिलेशन से फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, चूँकि यहाँ पे ये F इक्वल है, F लेफ्ट साइड इक्वल है, इसलिए राइट साइड क्या हो जाएगा? mg इक्वल टू जी एम स्मॉल m बाई आर स्क्वायर, ठीक है, मास कट गया तो g इक्वल टू क्या हो गया? जी एम बाई आर स्क्वायर। यही है स्मॉल जी कैपिटल जी के बीच रिलेशन। और क्या फाइंड करना? ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ फाइंड करने का फार्मूला G इक्वल टू हो गया जी एम बाई आर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर यदि हम लोग वैल्यू ले लेंगे G की 6.67 10 टू द पावर माइनस, मास ऑफ अर्थ ले लेंगे और रेडियस ले लेंगे, कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा? G की वैल्यू 9.8 आएगा, 9.8 आएगा, ठीक है। तो चलिए अगला टॉपिक हम लोग इसी से रिलेट करेंगे, इसी को और आगे बढ़ाएंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फ्री फॉल देखेंगे, ठीक है, और क्या देखेंगे? ग्रेविटेशनल फोर्स से रिलेटेड जो भी इक्वेशन आएगा, v इक्वल टू ऐसे होता है u माइनस जी टी भी होता है, v इक्वल टू यू प्लस जी टी भी होता है, इससे रिलेटेड सारा चीज़ देखेंगे हम लोग, ठीक है। तो तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, मिलते हैं अगले वीडियो में।